दोस्तों, आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का 12th डे और आज भी हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज को देख सकते हैं। वहाँ पे पॉलिटी का पीवाईक्यू और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पीवाईक्यू जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, तभी समझ में आएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, तो मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा मेहनत करोगे तो नंबर यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का हर एक साल थोड़ा अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चंस पूछ देता है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहता है। तो अगर हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में लोकेशंस वगैरह अगर अच्छा से क्लियर रहेगा तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को आज का, तो देखो लिस्ट 1 में क्या बोल रहा है और लिस्ट 2 में क्या बोल रहा है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, लिस्ट 1 में बोल रहा है कि कोई रेलवे रूट या ट्रेन सर्विस का जो है ना वो नाम दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में बता रहा है कि ये प्लेस जो है ना वो कनेक्ट कर रहा है, कोई ये जो रेलवे रूट है वो किस प्लेस से जो है ना वो कनेक्ट कर रहा है, तो इस चीज़ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है वो बताना है। सोचो कि तुम्हारी लेवल की पढ़ाई क्या होना चाहिए, वहाँ पे कम से कम जो है ना वो 1-1.5 मिनट के अंदर जो है ना वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है ना वो किसको कनेक्ट करता है, किस प्लेस को जो है वो कनेक्ट करता है, तो बताओ। ठीक है, ये ट्रांस एडियन रेलवे जो है वो किसको कनेक्ट करता है, ट्रांस एडियन रेलवे जो है वो किसको कनेक्ट करता है। फिर ये जो हो गया ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है किसको कनेक्ट करता है, ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो किसको कनेक्ट करता है, ये बताओ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अगर ऑप्शन नंबर ए बोले तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है वो कनेक्ट किसको करता है, तो पेरिस से वार्सो को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो ट्रांस एडियन रेलवे जो है वो कनेक्ट करता है ब्यूनस एयर्स टू वाल पेरिसो को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो कनेक्ट करता है लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो पेरिस टू इस्तांबुल को जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 1995 में क्वेश्चंस को पूछा था, और आज भी जो है ना वो इस प्रकार के मैच द फॉलोइंग से जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा। ठीक है, तो ये बता दिए हम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, विथ रेफरेंस टू इंडिया के रेफरेंस में बोल रहा है ये जो टर्म्स दिया गया है हल्बी, हो एंड कुई, तो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हल्बी, होई, कुई कहीं तो सुने होंगे, कोई जनजाति मतलब कोई ट्राइबल कम्युनिटी को क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, कोई डांस फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है क्या। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि डांस फॉर्म को बता रहा है क्या, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हल्बी होई कोई कभी सुने नहीं हो। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, ये देखो ट्राइबल लैंग्वेज का बात करें तो हाँ ये ट्राइबल लैंग्वेज इंडिकेट कर रहा है। कैसे, तो देखो कभी कभी हल्बी को सुने हो गए या नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जो होय है ना, ये जो होय है इसको तो सुने ही होंगे, ये झारखंड में जो है बोला जाता है लगभग। ठीक है, जनजातीय समूह जो है वो झारखंड में बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कभी कभी न्यूज़ में रहता है ये होय, तो इसके बारे में थोड़ा मोड़ा सुना होगा, तो आसानी से हम इस आंसर को जो है ना वो टेकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है ना वो हमें टेकल करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है क्वेश्चंस को जब हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं होता है। यहाँ पे देखो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ट्राइबल लैंग्वेजेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हल्बी, होय एंड कुई जो है वो
ट्राइबल लैंग्वेज है इंडिया का, मेनली एसोसिएटेड विद ट्राइबल कम्युनिटीज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हल्बी जो है ना वो बोला जाता है कहाँ, तो हल्बी जो बोला जाता है वो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। आप लोग यहाँ रहते होगे तो थोड़ा मोड़ा मालूम होगा। ठीक है, हो जो है वो बोला जाता है प्राइमरली स्पोकन बाय द हो ट्राइब इन झारखंड। कहाँ बोला जाता है, तो झारखंड में या फिर उड़ीसा में बोला जाता है हो। ठीक है, कोई जो है वो मेनली स्पोकन इन कनाडा आणि कोंड कम्युनिटी इन ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जो है वो बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ट्राइबल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखो थर्ड क्वेश्चन को। पहले इसको जो है ना किसी किसी क्वेश्चंस में अगर ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस देखो कितना आसान दिया हुआ है, कॉटन दिया हुआ है, जूट दिया हुआ है, शुगर कैन दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। अगर हमें थोड़ा सा मालूम रहेगा, देखो इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका रेनफॉल मालूम रहेगा, इसका रेनफॉल कितना नीड होता है, इसके लिए जो है ना इसको उगाने के लिए कितना रेनफॉल की नीड होती है। ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ मालूम रहेगा ना तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से टेकल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ पूछ रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है क्या, यह फसल जो है ना उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक की है। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन जो है वो उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक की है, यानी द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, कौन सा जो है वो सब ट्रॉपिकल नेचर में है। ठीक है, पाला इसकी फसल के लिए हानिकारक है ना, इसके लिए जो है वो हानिकारक क्या है, तो पाला अगर पड़ेगा तो ये फसल जो है बर्बाद होने की आशंका जताई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके विकास के लिए कम से कम 220 पाला मुक्त दिनों में और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड 50 से 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इट्स ग्रोथ। इसके ग्रोथ के लिए कम से कम जो है ना 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कुछ कुछ क्रॉप की जो है ना वो कितना सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल की नीड है, तो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हर एक साल पूछे जाते हैं, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और बोल रहा है कि नमी को बनाए रखने में सक्षम हल्की अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इस फसल की खेती के लिए आदर्श रूप उपयुक्त होती है। निम्नलिखित में से वो कौन सी फसल है। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, ए लाइट वेल ड्रेन सॉइल केपेबल रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज दैट क्रॉप। तो किस क्रॉप को जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है, ये बताओ क्या इंडिकेट कर रहा है। जब तक हमें कुछ पॉइंट्स नहीं मालूम रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को नहीं टेकल कर सकते हैं। तो हमें कुछ कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से टेकल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉटन जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं हम कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कॉटन। ठीक है, तो कॉटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द क्लू सब ट्रॉपिकल फ्रोस्ट फ्री फ्लोट पीरियड 210 डेज, और इसके लिए जो रेनफॉल की नीड होती है जो 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है। एंड लाइट वेल ड्रेन मॉइस्चर रेटेटिव सॉइल डिस्क्राइब द कंडीशन सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन। ठीक है, तो ये कॉटन कल्टिवेशन के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। इसके लिए जो क्लाइमेट की नीड होती है क्या होती है, तो वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की नीड होती है कॉटन के लिए। ठीक है, और फ्रोस्ट जो होता है कम से कम जो है ना वो कॉटन इज हाईली सेंसिटिव टू फ्रोस्ट। ठीक है, इसलिए जो है ना वो एटलीस्ट जो है कम से कम 220 डेज 210 डेज जो है ना वो कम से कम उसे कुहासा जिसको बोलते हैं ना गाँव में, उससे जो है वो इसको दूर रखना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए जो रेनफॉल की जो नीड होती है वो कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है इसके लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। सॉइल का अगर बात करें इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए उसको उगाने के लिए, तो सॉइल का बात करें तो कॉटन ग्रोज पार्टिकुलरली इन ए वेल डीप फर्टाइल ब्लैक सॉइल। तो इसके लिए जो है ना ब्लैक सॉइल की नीड होती है, जो कि इसको और भी बोला जाता है रेगर सॉइल भी बोला जाता है ब्लैक सॉइल को। तो ब्लैक सॉइल में जो है वो कॉटन अच्छा क्या होता है, तो उत्पादन होता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू हाई कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर। ठीक है, और इसके लिए ड्रेनेज जो है वो अनिवार्य होता है। क्यों, तो देखो द सॉइल शुड आल्सो हैव गुड ड्रेनेज, इसके लिए गुड ड्रेनेज होना चाहिए, यानी कि पानी जो है ना वो खेत में जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा फसल। ठीक है,
बिकॉज वाटर लॉगिंग कैन डैमेज द कॉटन प्लांट्स। वाटर लॉगिंग जो है वो क्या कर सकता है, तो कॉटन को जो है बर्बाद कर सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है ना वो अगर चाहोगे थोड़ा सा ये जो है वो नहीं पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चंस, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछ लिया था। ये जो न्यूज़ सुनता होगा वही टैकल कर सकता है। यहाँ पे देखो, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोल रहे हैं ना कि डेनिसोवन शब्द का जो उल्लेख है ना कभी कभी मीडिया में किस संदर्भ में किया जाता है। तो डेनिसोवन जो है वो मीडिया में उपयोग किया जाता है, तो किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेनिसोवन कहीं नाम सुने रहे होगे तब तो पता कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए हैं। देखो यहाँ पे फॉसिल्स ऑफ ए काइंड ऑफ डायनासोर्स, क्या ये बता रहा है कि एक प्रकार के डायनासोर के जीवाश्म के बारे में तो नहीं बता रहा है क्या। ये एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, एक प्रारंभिक मानव प्रजाति के बारे में बता रहा है क्या, क्या बोल रहा है, डेनिसोवन। ठीक है, और एक केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत में पाई जाने वाली एक गुफा प्रणाली को बता रहा है क्या, या फिर ये जियोलॉजिकल पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ सब कंटिनेंट, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक काल को बता रहा है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना भाई लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज को जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है। अगर इसमें कंफ्यूज कर सकते हो तो डेनिसोवन जो है ना वो क्या हो सकता है, थोड़ा मोड़ा अगर थोड़ा मोड़ा कोई मारेगा तो इसमें हो सकता है, या फिर मेनली जो है ना वो इसी में मारेगा, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेनिसोवन्स, हमें यूपीएससी के सारे क्वेश्चन जो है ना वो नहीं आते हैं, तो हमें वहाँ पे तुक्का लगाना मतलब मजबूरी बन जाता है। ठीक है, तो हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जो 2026 का एग्ज़ाम दिया होगा उसको तो पता ही चल गया होगा, बिना तुक्का का तो वो पास ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि नॉलेज जो है ना वहाँ पे मतलब ख़त्म हो जाता है। नॉलेज जो है ना वहाँ नहीं काम करता है, बहुत ज़्यादा नहीं काम करता है। ठीक है, तो तुक्का ही वहाँ पे ज़्यादा जो है वो काम करता है। अगर पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो समझ में आएगा कि यूपीएससी को जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीलिम्स जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है, अगर हमें पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रही है, तभी हम जो है ना प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉलेज के बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, डेनिसोवन्स जो है वो वेयर एन एंशिएंट ह्यूमन ग्रुप क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न ह्यूमंस एंड नीदरथाल्स। दे आर नॉन मेनली फॉर फॉसिल रिमेन्स एंड जेनेटिक एविडेंस डिस्कवर्ड, जिसको डिस्कवर किया गया था डेनिसोवा केव इन साइबेरिया में, रसिया में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो हम क्या बोले, अगर इस तरह का लेंदी क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, इस प्रकार का इतना सारा लिख दिया भर भर के, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस में मात्र एक एक वर्ड का दिया हुआ है, तो पहले ऑप्शंस को देख लो। फर्स्ट वी ऑल सी आंसर को देखो। ठीक है, ऑप्शंस को देखो, वेस्ट इंडीज़, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रॉम एक इन द नॉर्थ वेस्ट टू टोर्स स्ट्रेट इन द ईस्ट इन 5,000 माइल्स। ठीक है, बोल रहा है कि सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित के से लेकर पूर्व के टोरस स्ट्रेट तक जो है ना वो लगभग जो है ना 5,000 मील की दूरी है। ये बोल रहा है कि 5,000 मील तक की दूरी है। ठीक है, अब बोल रहा है, आगे बोल रहा है जो लगभग लंदन से बगदाद तक की दूरी के बराबर है। कितना, तो बता रहा है कि लगभग लंदन से बगदाद तक की दूरी के बराबर है, ऑलमोस्ट एज फार एज फ्रॉम लंदन टू बगदाद द आर्चीपिलागो। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक इस द्वीप समूह में लगभग 14,000 द्वीप है, तो कहीं तो सुने होंगे कहाँ पे 14,000 द्वीप है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो कहाँ, वेस्ट इंडीज़ के पास है क्या, जापान के पास है क्या, फिलीपींस के पास है क्या, आसानी से इसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, बस घबराना नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो 14,000 आइलैंड जो है वो किसके नियर में है ये बताना है। कुछ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के पास
स्थित छोटी छोटी चट्टानी द्वीप रचनाएं हैं, जबकि कुछ दुनिया में सबसे बड़े द्वीपों में शामिल है। यह विवरण किसके लिए उपयुक्त है? ठीक है, सम नियर इक्वेटोरियल रेक्स रोक्स अदर सम ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड द डिस्क्रिप्शन बेस्ड फिश। तो बोल रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन जो है वो किसके लिए बेस्ड फिट्स करता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताओ। सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चंस को जो है ना वो आसानी से टैकल कर सकते हैं। 14,000 आइलैंड्स किसके नियर में है? तो किसके नियर में है भाई? इंडोनेशिया के, है ना। पता होगा कि इंडोनेशिया जो है वो काफ़ी सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। द डिस्क्रिप्शन क्लियरली रिफर्स टू इंडोनेशिया। अकेह इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडोनेशिया ऑन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा। कहाँ पे लोकेटेड है? तो सुमात्रा में लोकेटेड है अकेह। द इंडोनेशियन आर्चिपिलागो स्ट्रेचेज अबाउट 5,000 माइल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और इंडोनेशियन आर्चिपिलागो जो है वो कितना स्ट्रेच है, फैला कितना हुआ है? तो 5,000 माइल्स। कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इंडोनेशिया कंसिस्ट और क्या कंसिस्ट करता है? तो थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स को जो है ना वो कंसिस्ट करता है इंडोनेशिया। तो ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, मैनी ऑफ इट्स आइलैंड्स नियर द इक्वेटर, इट इंक्लूड सम ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ लार्जेस्ट आइलैंड्स है, जैसे देख सकते हो, जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो बोर्नियो हो गया, सुमात्रा हो गया, न्यू गियाना हो गया, ये सब जो है ना वो इंडोनेशिया का लार्जेस्ट आइलैंड के रूप में जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा। तो 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये भी क्वेश्चंस को चाहो तो टैकल कर सकते हो आसानी से। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2021 में पूछा है। ठीक है, बस ऐसा क्वेश्चंस मिल रहा है तो रेंडमली जो है ना वो सारे ऑप्शंस जो है वो सही होते हैं। यहाँ पे देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के प्रिपरेशन में इंडिया में कंसीडर द फ्लोइंग, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो स्टेटमेंट को पढ़ो। ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ गलत दिख रहा है क्या? द क्लाइमेट ए स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लीड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी CCAFS एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। तो ये क्या सही है क्या? द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है क्या? CGIAR का हेडक्वार्टर फ्रांस में है क्या? जो कि CCAFS के अंदर जो है वो क्या करता है? प्रोजेक्ट है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ये बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट देख सकते हो, द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT इन इंडिया इज़ वन ऑफ द CGIARS रिसर्च सेंटर्स। अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है ना, तो मेनली हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि हेडक्वार्टर जो है ना वो क्या फ्रांस है। मेनली अगर गलत भी कर सकता है ना, तो यहाँ पे गलत कर सकता है थोड़ा सा। ठीक है, कहा कि ऐसा क्वेश्चंस अगर बनाओगे ना, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओगे, तो मेनली जो है ना वो इस प्रकार के क्वेश्चन जो वो सही होते हैं। लेकिन अगर हेडक्वार्टर सही दिया है तो समझ लो कि सारे ऑप्शन जो है वो सही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट लीड बाय CCAFS। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इज ए CGIAR रिसर्च प्रोग्राम। इट्स ऑब्जेक्टिव टू हेल्प फार्मर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फार्मर्स को हेल्प करना, अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज वाइल इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन में देख सकते हो ये भी सही होगा। तो CCAFS वाज ए CGIAR रिसर्च प्रोग्राम। CGIAR कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल रिसर्च इज हेडक्वार्टर मॉन्ट पीलियर, जो कि फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इसी प्रकार से ऑप्शन सी में दिया गया है, ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज वन ऑफ द रिसर्च सेंटर्स इन द CGIAR सिस्टम। इट्स हेडक्वार्टर इन हैदराबाद, इंडिया। ठीक है, तो ये इसका जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 7th क्वेश्चन होगा। तो 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ भी जो है वो मैच द फ्लोइंग से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखो,
मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बेलो लिस्ट। अब मैच लिस्ट वन में क्या बोल रहा है कि वोल्केनिक माउंटेन्स का नाम दिया है, लिस्ट टू में कंट्रीज़ का नाम दिया है। अब ये बताना है कि ये वोल्केनिक जो माउंटेन है ना वो किस कंट्री में है, ठीक है। इसे देख सकते हो माउंट रेनियर, तो ये किस कंट्री में है, इटना किस कंट्री में है, पैरिकुतिन एक किस कंट्री में है, टाल, तो ये बताना है हमें, मतलब कुछ तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। जब तक हमें एक कम से कम 2-3 वो मालूम नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन को टेकल नहीं कर सकते, कम से कम 2 मालूम रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, अगर हमें मालूम रहेगा, ठीक है, जैसे हम पढ़े रहेंगे, ठीक है, जैसे हम पढ़े रहेंगे कि इटना जो है ना वो इटली में लोकेटेड है, ठीक है, ये तो पढ़े ही होते हो मैक्सिमम। अगर कोई ज्योग्राफी थोड़ा सा ही पढ़ता है तो इसको तो पढ़ ही लेता है इटना को, ठीक है। और जो है वो यहाँ पे ये तो पैरिकुतिन थोड़ा सा बहुत कम लोगों को जानकार होता है, और उसी प्रकार से टैल, लेकिन माउंट रेनियर जो है ना वो थोड़ा सा होना चाहिए जानकारी, ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को जो है वो टेकल करने की संभावना रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कहाँ पे है, तो यूएसए में। बाकी पैरिकुतिन जो है वो कहाँ पे है, तो ये जो है वो मैक्सिको में है, ठीक है। पैरिकुतिन कहाँ पे है, तो मैक्सिको में, और टाल जो है वो फिलीपींस में। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो माउंट रेनियर जो है वो यूएसए में, इटना जो है वो इटली में, पैरिकुतिन जो है मैक्सिको में, और टाल जो है फिलीपींस में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं 8 क्वेश्चंस को। तो चलो अब हम 8th क्वेश्चंस को देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2009 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो, थ्रू कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी और टी में बताना है कि बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप्स, ये दोनों जो है ना वो हिल स्लोप्स में कल्टिवेट किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम रिगार्डिंग इन द केयर कल्टिवेशंस, इसमें से कुछ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या है ये बताना है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये डिफरेंस जो है वो ये हमारे ऑप्शंस में दिया गया है, तो ये इसमें से क्या जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। देखो यहाँ पे कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर्स ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, कॉफ़ी के लिए क्या हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है। वेराइज टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, तो टी को जो है वो उगाने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज कहीं भी उगाया जा सकता है क्या, तो ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है, सही है कि नहीं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल सही है। जो टी को उगाने के लिए जो है ना वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है वो एरियाज की जो है वो नीड होती है, ठीक है। और उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखो, कॉफ़ी इज प्रोपोगेटेड बाय सीड्स बट टी इज प्रोपोगेटेड बाय स्टीम कटिंग ओनली, नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ये गलत कैसे है तो हम आगे समझेंगे अच्छा से, ठीक है, डिटेल में। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। यहाँ पे देखो, कॉफ़ी रिक्वायर्स ए हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड जनरली ग्रोन इन एलिवेटेड एरियाज, जनरली जो ग्रो किया जाता है कहाँ, एलिवेटेड एरियाज में। टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, टी को कल्टिवेट किया जाता है मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ लोकल कंडीशंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो ये गलत था। कॉफ़ी इज कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय सीड्स, हाँ, तो कॉफ़ी जो प्रोपोगेट किया था वो सीड्स के द्वारा, बट टी इज़ नॉट प्रोपोगेटेड बाय स्टीम कटिंग ओनली, केवल स्टीम कटिंग के द्वारा ये प्रोपोगेट नहीं किया जाता है। इट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय सीड्स एज वेल एज वेजिटेटिव मेथड सच एज कटिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए और भी मेथड्स का यूज होता है, जैसे कि सीड्स एलवेज वेजिटेटिव मेथड्स जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, जिसके कारण जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन को। तो ये भी जो है वो मैच द फॉलोइंग से है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग से, तो इसको इग्नोर नहीं करता है, और वो हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं लोकेशंस को लेकर के क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे नियर सिटीज़ का नाम दिया गया है और यहाँ पे रिवर्स का नाम दिया गया है। अब बताना है कि इस रिवर के नियर में कौन सा सिटीज़ है, ठीक है। जैसे देख सकते हो इरावदी, इरावदी
रिवर के नज़दीक में कौन सा सिटीज़ है? मेकोंग रिवर के नज़दीक में कौन सा सिटी है? मेनाम, जिसको चॉप प्राया भी बोला जाता है, उसके नज़दीक में कौन सा सिटी है? रेड रिवर के नज़दीक में कौन सा सिटी है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी बैंकॉक के नज़दीक में जो है ना वो मेनाम है, ठीक है, मेनाम। और फेनोम पेह के जो है वो किस नदी के पास लोकेटेड है? तो ये जो लोकेटेड है वो मेकोंग रिवर के, ठीक है। और हनोई जो है ना, हनोई जो लोकेटेड है वो है रेड रिवर के, ठीक है। और यांगोन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इरावदी रिवर के नियर जो है वो लोकेटेड है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये बता दिया ऑप्शन नंबर ए जो है वो, जिसके कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 10th क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2017 में पूछा गया है। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैव लाख्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमान, एक्यूट माल न्यूट्रिशन और डाइट ड्यू टू द स्टारवेशन कॉज्ड बाय वार और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी हाल ही में जो है ना निम्नलिखित में से किन देशों में युद्ध, जातीय संघर्ष के कारण बड़ी संख्या में लोग गंभीर अकाल, तीव्र कुपोषण से पीड़ित या भूखमरी लोगों की उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये किस कंट्री में हुआ था? अंगोला एंड जाम्बिया, मोरक्को एंड तुनिशिया, वेनेजुएला एंड कोलंबिया, यमन एंड साउथ सूडान। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये करंट से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये जो हुआ था, ये काफ़ी लोगों का जो डेथ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो यमन एंड साउथ सूडान जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पीपल इन अमन एंड साउथ सूडान हैज़ सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन, acute malnutrition and deaths due to the starvations largely as a result of war, armed conflicts and ethnic violence, ठीक है। जिसके कारण जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।